प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के नायक कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 में एशिया के राइन प्रांत के त्रेयर नगर में हुआ था। उसके पिता की कुल 9 संतानें थीं, जिनमें कार्ल मार्क्स ज्येष्ठ थे। उसके माता पिता मध्यम परिवार के थे और यहूदी धर्म को मानने वाले थे। उनके पिता एक वकील थे। मार्क्स जब 6 वर्ष का था तब उसके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। बचपन से ही मार्क्स एक प्रतिभाशाली और कुशाग्र व्यक्ति थे। उसकी हाई स्कूल तक की शिक्षा त्रेयर नगर में ही हुई थी। जब वे 17 वर्ष के थे तो विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो वोन विश्वविद्यालय में गए, किंतु 1 वर्ष के बाद ही उन्होंने विधि की शिक्षा छोड़ दी तथा इतिहास और दर्शन का अध्ययन करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में उस समय हीगल के विचारों का बड़ा दबदबा था, जिसका प्रभाव मार्क्स के विचारों एवं कृतियों पर भी पड़ा। द्वंद्वात्मक दर्शन मार्क्स ने हीगल से ही ग्रहण किया था, यद्यपि उसने उसके स्वरूप को परिवर्तित कर दिया था। हीगल के अतिरिक्त मार्क्स पर एपिक्यूरस के भौतिकवाद तथा लुडविग तथा फ्यूरबेक के नास्तिक विचारों का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एंजल्स लिखते हैं कि हम सब फ्यूरवेकियन बन गए। सन 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक्स ऑफ एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मार्क्स को अपने एक पड़ोसी वेस्टफेलन का भी अध्ययन में बहुत सहयोग मिला। वेस्टफेलन मार्क्स को पढ़ने के लिए पुस्तकें भी देता था तथा सायंकाल भ्रमण के समय वे दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। मार्क्स उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद मार्क्स प्रोफेसर बनने की आशा से बोन चले गए, किंतु सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति ने फ्यूरबेक तथा ब्रूनो बावेर को बोन में अध्यापन कार्य से निष्कासित कर दिया। तब तो मार्क्स ने भी अध्यापक बनने के विचार को त्याग दिया। उस समय राइन प्रांत में कुछ उग्रवादी पूंजीवादियों ने, जिनका वामपंथी हीगेलवादियों से संपर्क था, कोलोन में एक विरोध पत्र राइन समाचार पत्र निकाला। जब मार्क्स ने उसका संपादक बनने का अनुरोध किया गया तो अक्टूबर 1872 में वे उसके संपादक हो गए और बोन से कोलोन चले गए। मार्क्स के संपादन काल में पत्र का रुझान अधिकाधिक क्रांतिकारी जनवादी होता गया। इसलिए सरकार ने पहले तो पत्र पर दोहरी और तिहरी सेंसरी बिठाई, फिर 1 जनवरी 1843 से उसे एकदम बंद कर दिया। सन 1843 में मार्क्स ने जेनी फोन वेस्टफेलन नामक लड़की से विवाह किया। जेनी उनकी बचपन की मित्र थी। वह बहुत खूबसूरत थी, जबकि मार्क्स बदसूरत थे। मार्क्स जब 17 वर्ष के थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी जेनी के साथ उसकी सगाई हो गई थी। नौजवान जोड़े को 7 साल इंतजार करना पड़ा। तब कहीं 1843 में उनका विवाह हुआ। उसके बाद वे कभी अलग नहीं हुए। जेनी का जन्म प्रशा के एक अभिजात परिवार में हुआ, फिर भी उसने बढ़कर समानता की भावना कभी किसी से नहीं रही होगी। वे अपने घर में और अपने कार्यस्थल पर काम की वर्दी पहनने मेहनतकशों का उसी विनम्रता और शिष्टता के साथ सत्कार करती थी जैसा कि वे राजा रईस हो। बहुत से देशों के अनेक मजदूरों को उनकी मेहमान नवाजी प्राप्त हुई। अपने कार्ल की अनुगामिनी बनने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और घोर अफवाहों की घड़ी में भी उन्होंने ऐसा करने का पछतावा नहीं किया। श्रीमती मार्क्स के कई बच्चे हुए। उनमें से एक पुत्र एडगर और 2 पुत्रियां फ्रॉक्स तथा फ्रांसिस्का छोटी उम्र में ही उन कठिनाइयों के दौर में मर गए जो 1848 की क्रांति के बाद परिवार को झेलनी पड़ी। लंदन प्रवास के दौरान मार्क्स अपने परिवार के साथ 2 कमरों वाले मकान में रहे। इस दौरान वे गरीबी, रोग, मृत्यु, पीड़ा और अपमान को झेलते रहे। पुत्र एडगर और पुत्री फ्रांसिस्का ने दवा के अभाव में दम तोड़ दिया। फ्रांसिस्का की मृत्यु के समय मार्क्स के पास 1 पैसा भी न था। जेनी ने परिचित व्यक्ति से 2 पाउंड उधार मांगकर उसके कफन की व्यवस्था की थी। जीवित संतानों में 3 पुत्रियां थीं, जेनी, एलियोनोरा तथा लौरा। मार्क्स स्नेही, सहृदय और दयालु पिता थे। उनकी बेटी का प्यार असाधारण था। उनके प्रति उनकी बेटियों का प्यार भी असाधारण था, जिनके साथ उनके संबंध में शासक पिता की कहीं झलक तक भी नहीं थी। मार्क्स सभी यूरोपीय भाषाएं जानते थे। जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भाषाओं में तो वे
इतने सुंदर ढंग से लिखते थे कि भाषा पारखी मुग्ध होते थे। वे एक उक्ति बार बार दोहराया करते थे, जीवन संघर्ष में विदेशी भाषा एक हथियार है। भाषाओं के लिए उनकी मेधा प्रबल थी। उन्होंने रूसी भाषा का अध्ययन तब शुरू किया जब वे 50 वर्ष के हो चुके थे, और इस भाषा के कठिन होने के बावजूद 6 महीने में उन्होंने इतनी रूसी सीख ली थी कि वे रूसी कवियों तथा गद्य लेखकों की कृतियों का आनंद लेने लगे। उन्होंने रूसी भाषा इसलिए सीखी कि सरकार जांचों से संबंधित उन दस्तावेजों को पढ़ सके जिनके प्रकाशन पर रूसी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। मार्क्स को गणित में भी बहुत रुचि थी, जिसे सामान्यतः एक शुष्क विषय माना जाता है। बीजगणित से तो उन्हें मानसिक सांत्वना तक प्राप्त होती थी, और अपने घटनापूर्ण जीवन की अधिकतम शोकमयी घड़ियों में वे इसका सहारा लेते थे। अपनी पत्नी की अंतिम बीमारी के समय बीमारी कष्ट भोग में से पैदा होने वाले क्लेश से छुटकारा पाने के लिए उनके पास एकमात्र रास्ता गणित में डूब जाना ही था। मानसिक कष्ट की उस घड़ी में भी उन्होंने गणित पर एक बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान पुस्तक लिख डाली। उनका विचार था कि जब तक कोई विज्ञान गणित का उपयोग करना सीख नहीं लेता, तब तक वह वस्तुतः विकसित रूप नहीं प्राप्त कर सकता। मार्क्स की अध्ययन में गहन रुचि थी। उनकी निजी पुस्तकालय में 1000 से अधिक पुस्तकें थीं। मार्क्स रात को बहुत देर तक अध्ययन करते रहते, लेकिन फिर भी सुबह 8-9 बजे उठ जाते, थोड़ी काली कॉफ़ी पीते, अखबार पढ़ते और तब अपने अध्ययन कक्ष में जाकर रात 2 या 3 बजे तक काम करते। वे केवल खाना खाने के और मौसम उपयुक्त होने पर लंदन के पहाड़ी पार्क हैम्पस्टेड हीथ में टहलने के लिए ही अपना काम छोड़ते थे। दिन में वे कभी कभी सोफे पर घंटा 2 घंटा सो लेते थे। जवानी में वे अक्सर सारी सारी रात काम करते थे। मार्क्स के दामाद लाफेउ ने मार्क्स के बारे में लिखा है कि उनका मस्तिष्क बंदरगाह पर खड़े हुए उस युद्धपोत के समान है जो ईंधन से सदैव भरा रहता है और कुछ ही क्षणों के नोटिस पर विचारों के अनेकानेक महासागर की ओर दौड़ पड़ता है। 1843 में राइन समाचार पत्र के बंद होने के बाद मार्क्स को कुछ समय तक बेकारी का समय बिताना पड़ा। इस समय में आपने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों के इतिहास तथा कल्पनावादी समाजवादी साहित्य, विशेषतः सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर की रचनाओं का गहराई के साथ अध्ययन किया। 1843 में विवाह के बाद मार्क्स पेरिस चले गए। पेरिस में मार्क्स फ्रैंको जर्मन शब्दकोश के संपादक बन गए, किंतु शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण पत्र के प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही उसे बंद करना पड़ा। इस पत्र में मार्क्स ने कानून के आर्थिक आधार नामक लेख लिखा। एंजल्स का एक लेख भी इस पत्र में प्रकाशित हुआ। दोनों एक दूसरे के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और सितंबर 1844 में जब फ्रेडरिक एंजल्स फ्रांस आया तो उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एंजल्स का व्यक्तित्व रोबीला था। वह असाधारण मस्तिष्क का मालिक था। वह एक उद्योगपति का सुपुत्र जिसे विरासत में अपार धन संपदा प्राप्त हुई थी। मार्क्स और एंजल्स ने समृद्ध रूप से साम्यवादी साहित्य की रचना की। दोनों ने राजनीतिक कार्यों में एक दूसरे का सहयोग किया। अपने शोध कार्यों एवं लेखों में एक दूसरे की सहायता की। यदि मार्क्स समाजवाद के सिद्धांत को बनाने वाला था तो एंजल्स उसका प्रचारक और आयोजक था। एंजल्स मार्क्स के पारिवारिक मित्र बन गए और मार्क्स की पुत्रियां उन्हें सम्मान से दूसरा पिता कहा करती थी। मार्क्स जब भी गरीबी के कुचक्र में फंसा तो एंजल्स ने उसकी आर्थिक सहायता की। यदि एंजल्स की सहायता न मिली होती तो मार्क्स आजीविका की समस्याओं से लड़ते रहते और विश्व को उनका समाजवादी साहित्य नहीं मिल पाता। पेरिस के क्रांतिकारी दलों के उबलते जीवन में दोनों ने सक्रिय भाग लिया। जर्मनी में बहुत दिनों तक उनके नामों को अलग अलग नहीं लिया गया और इतिहास में वे सदा के लिए ही जुड़े रहेंगे। एंजल्स की मित्रता ने मार्क्स के प्रगति के कपाट खोल दिए। उनकी यह मित्रता 19वीं सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक मैत्री मानी जाती है। वे दोनों पुराकालीन कवियों द्वारा वर्णित मित्रता के आदर्श के मूर्त रूप थे। अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में मार्क्स एंजल्स की राय की अधिक कदर करते थे, क्योंकि मार्क्स के विचार से एंजल्स ही वह व्यक्ति था जो उनके सहकर्मी हो सकते थे। एंजल्स में ही वे अपने पाठकों का सामूहिक रूप देखते थे। वे एंजल्स को अपना कोई विचार मनवाने के लिए कोई भी कोशिश बाकी नहीं रखते थे। एंजल्स को अपनी राय से सहमत करा के उसे बेहद खुशी मिलती थी। मार्क्स को एंजल्स पर गर्व था। उसके नैतिक तथा बौद्धिक गुणों का बखान करने में मार्क्स को आनंद मिलता था। वह एंजल्स को की भौतिकता की सराहना करते अगाते नहीं थे और उन्हें जरा सा भी कुछ हो जाने पर चिंतित हो जाते थे। उनकी मित्रता के बारे में लेनिन ने कहा है, प्राचीन काल की कथाओं में हमें मित्रता के भाव से हृदय द्रावक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यूरोप का सर्वहारा वर्ग यह दावा कर सकता है कि उसके विज्ञान की रचना ऐसे दो अध्येताओं और योद्धाओं ने की थी जिसकी परस्पर मैत्री के संबंध प्राचीन समय
के मानवीय मित्रता के सबसे हृदयद्रावक कहानियों को फीका बना देते हैं। पेरिस में मार्क्स प्रौंदा और बाकुनिन जैसे अराजकवादियों के संपर्क में आए और इसका उस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। 1844 में मार्क्स को बुनकरों के विद्रोह का समर्थन करने के कारण प्रशिया सरकार ने फ्रांस की सरकार पर यह दबाव डाला कि वे मार्क्स को फ्रांस से निकाल दें। 1845 से मार्क्स को पेरिस छोड़ने के आदेश दिए गए और वह जीवन की विभिन्न विपत्तियां सहन करता हुआ ब्रुसेल जाकर रहने लगा। यहीं मार्क्स ने अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित की। मार्क्स ने क्रांतिकारी भौतिक दर्शन तथा सर्वहारा वर्ग का सैद्धांतिक क्रांति के तत्व इस पुस्तक में देखे जा सकते हैं। मार्क्स और एंजल्स ने जर्मन विचारधारा द जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने हीगल के भाववादी सिद्धांतों की बखिया उधेड़ दी और इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांत का स्वरूप निरूपण किया। साम्यवाद के दो सैद्धांतिक स्तंभ हैं, एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद। इन दोनों के निर्माण में जर्मन विचारधारा नामक पुस्तक ने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1847 में मार्क्स और एंजल्स ने लंदन में साम्यवादी लीग की स्थापना की। इस लीग के आग्रह पर दोनों ने साम्यवादी नियमों का एक वक्तव्य तैयार किया, जो फरवरी 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के नाम से प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कही जाती है। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना से ही वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ हुआ। 1848 में फ्रांस में पूंजीवादी क्रांति हुई। उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। बेल्जियम सरकार क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ते देखकर आशंकित हो उठी। उसने मार्क्स को देश निकाला दे दिया। मार्क्स को वहां से पुनः फ्रांस में जाकर रहने लगे और वहां फ्रांस के जनवादियों तथा मजदूर संस्थाओं से पुनः संपर्क स्थापित किया। फ्रांस के निम्न पूंजीवादी जनवादियों के असफल संघर्ष के बाद फ्रांस सरकार ने जून 1849 से मार्क्स को फिर देश निकाला दे दिया और अब वे लंदन जाकर रहने लगे। अब वे मृत्यु पर्यंत यानी कि 1883 तक लंदन में ही प्रवासी जीवन व्यतीत करने लगे। 1864 में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन का गठन किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से विख्यात हुआ। लंदन में मार्क्स ने राजनीतिक आर्थिक समीक्षा की एक पत्रिका न्यू राइनिश जाइट्यूज पॉलिटिशिया एकोमोशियस रिव्यू, इस पत्रिका के 6 अंक 1850 में हैम्बर्ग से प्रकाशित हुए। सन 1867 में मार्क्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ पूंजी दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा व तीसरा खंड उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ साम्यवादियों का बाइबल माना जाता है। इसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। 2 दिसंबर 1881 को उनकी पत्नी का निधन हुआ। इससे उन्हें भारी धक्का लगा और उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। फेफड़ों की सूजन और पुरानी खांसी की चिकित्सा के लिए वे अल्जीरिया और दक्षिणी फ्रांस भी गए, किंतु उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। बीमारी में मानसिक कष्ट तब और बढ़ गया जब उन्हें अपनी सबसे बड़ी पुत्री जेनी की मृत्यु का समाचार मिला। उसकी पत्नी की लंबी और दर्दनाक बीमारी के दौरान अनिद्रा के कारण तथा व्यायाम और ताज़ा हवा के अभाव में शारीरिक तथा नैतिक रूप से शांत क्लांत मार्क्स को निमोनिया हो गया और जो आखिर उनकी जान लेकर ही रहा। उनकी हालत तेजी से गिरती गई और 14 मार्च सन 1883 को तीसरे पहर 2:45 बजे संसार के सबसे महान विचारक की चिंतन क्रिया बंद हो गई। वे आराम कुर्सी पर सोए हुए थे, परंतु सदा के लिए ही सो गए। उनके मित्र एंजल्स ने पत्र लिखकर मार्क्स के मित्रों और अनुयायियों को इस दुखद घटना की सूचना दी। उन्होंने लिखा, हमारी पार्टी के सबसे महान मस्तिष्क ने सोचना बंद कर दिया है। आज एक ऐसे दृढ़ तंत्र हृदय ने धड़कना बंद कर दिया जैसे मैंने पहले कभी देखा सुना नहीं था। 17 मार्च 1883 को शनिवार के दिन उन्हें लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तो बच्चों, आज हमने उनके जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।